Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 the Mauryan Empire। बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी इंडिया की ओल्डेस्ट डायनेस्टी को। ठीक है, और इस ओल्डेस्ट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस एम्पायर को बिल्ड किया उस एम्पायर का नाम क्या था? मौर्यन एम्पायर। ठीक, कोई बात हुआ। इसे हम डायनेस्टी क्यों कह रहे हैं बेटा? तो पहले डायनेस्टी का मतलब समझो। जब सीरीज में रूलर्स एक ही फैमिली को बिलोंग करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी। ठीक, कोई बात। जब सेम फैमिली से रूलर बनते जाएं एक के बाद एक रूल करते जाएं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डायनेस्टिक सक्सेशन या डायनेस्टी रूल। तो समझ में आया कि आज इस चैप्टर में आपका फोकस किस पे रहेगा? इंडिया की ओल्डेस्ट डायनेस्टी जिसका नाम है मौर्यन डायनेस्टी पे। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसे डायनेस्टी क्यों कहा गया? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आए उनका नाम था बिंदुसार, जो कि बेटे थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और बिंदुसार के बाद रूल किया किसने बेटा? अशोक ने। और अशोक के बाद भी इन्हीं के फैमिली मेंबर रूल करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? डायनेस्टिक सक्सेशन। जब एक के बाद एक रूलर एक ही फैमिली को बिलोंग करें, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अशोक के बाद आएंगे इनके ग्रैंडसन जिनका नाम है बेटा दशरथ मौर्य। ठीक, कोई बात। चले आगे अब हम बेटा अब हम पढ़ेंगे द मौर्याज। तो जो मौर्यन एम्पायर था इसको फॉर्म किसने किया था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था? 4th सेंचुरी बीसी में। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब आज जिस एरा में हम हैं उसे हम कहते हैं कॉमन एरा। और कॉमन एरा में हम कहाँ पर है? 2024 में। अब इस 2024 से आपको पूरा 180 तक जाना है और 180 से भी कहाँ जाना है? पीछे की तरफ। तो 4th सेंचुरी बीसी में फाउंडेशन रखा गया था किसका? मौर्यन डायनेस्टी का। किसने रखा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने बड़ी सी पावरफुल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और फिर फाउंडेशन रखा वास्ट एम्पायर का। एक बड़े साम्राज्य का फाउंडेशन रखने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे? एक पहले तो इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, फिर इन्होंने किस किस को ओवरथ्रो किया, किस किस को हटाया अपने प्लेसेस से। देखो, अगर कहीं पर आप एम्पायर बिल्डिंग की बात करोगे तो वहाँ ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग राजा होगा। तो वो कौन से एग्जिस्टिंग राजा थे जिनको चंद्रगुप्त ने हटाया? तो वो थे नंद। और कौन? धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पहुंचेंगे तो वहाँ उनकी लड़ाई किससे होगी? धनानंद से। ठीक है, जो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? नंद डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मगध से धनानंद को हटाया। फिर हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स कौन से होते हैं बेटा? ये वाला जो पार्ट है इंडिया का इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। ठीक है, यहाँ पर थे उस टाइम में ग्रीक क्षत्रप, इन्हें भी हटाया और फिर एक बहुत बड़े पार्ट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला लिया और फिर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट चलाई। कहाँ से बैठ के? मगध में बैठ के। ठीक है, इनके जो सक्सेसर थे जिनका नाम था बिंदुसार, उन्होंने भी मौर्यन एम्पायर को इंटैक्ट रखा। मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड अगर बिंदुसार ने नहीं किया बेटा, पर इन्होंने एम्पायर को इंटैक्ट रखा। मतलब जितना एम्पायर था उसको एज इट इज़ रखा और थोड़ा बहुत एक्सपांशन भी किया। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को कंपेयर करें तो चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ज़्यादा एबल थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार आते हैं तो वो एम्पायर को इंटैक्ट भी रखते हैं और थोड़ा बहुत एक्सपांशन भी करते हैं। द रीन ऑफ बिंदुसार्स सन। बेटा बिंदुसार के जो बेटे थे जिनका नाम था अशोक, कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। अगर हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और बेटा अशोक को नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा हिस्ट्री पढ़ना कैसा होगा? इनकम्प्लीट। तो बिंदुसार के जो बेटे थे, जो ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड को ऐड किया, ब्राइटेस्ट पीरियड को ऐड किया। कलिंग वॉर के बाद अशोक ने अपनी लाइफ डिवोट कर दी ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जन कल्याण किया। ये अपने सब्जेक्ट को, अपनी प्रजा को क्या समझते थे बेटा? अपना बच्चा। उन्होंने बहुत सारे मार्वल्स बनवाए आर्ट में, आर्किटेक्चर में, ऐसे पीसेस जो आज भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाह,
सम ऑफ विच हैड सर्वाइव्ड अप टू दिस डे, कुछ तो अब तक सर्वाइव कर रहे हैं, जिनको हम देखेंगे तो लगेगा भाई ये तो फैंटास्टिक है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बेटा अब हम सोर्सेस की बात करेंगे कि भाई जो हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, फिर हम बिंदुसार की बात करें हैं, अशोक की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से, वो कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा इसी टाइम में एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे जिनका नाम था कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें कुछ लोग चाणक्य भी कहते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। बेसिकली अर्थशास्त्र सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बुक इकोनॉमिक्स पर है, ठीक है, पर नहीं बेटा, ये बुक्स पूरी की पूरी किस पे फोकस करती है, पॉलिटी पे, एक रूलर को कैसा होना चाहिए, ठीक है, रूलर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, बीइंग द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, एक व्यक्ति की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स होने चाहिए लोगों के, वो सब कुछ लिखा है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। अगर हम एक फाइनेस्ट लिटरेरी सोर्स की बात करें मौर्यास का, तो वो अर्थशास्त्री है जिसको कौटिल्य ने लिखा है, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहते हैं। ये एडवाइज़र थे और प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और ऐसा भी कहा जाता है बेटा चंद्रगुप्त मौर्य को द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में कौटिल्य का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। अर्थशास्त्र को संस्कृत में लिखा गया है। ये कॉम्प्रहेंसिव मैनुअल है जो किस में डील करती है? पॉलिटिक्स में। रूलर्स ऑफ डिप्लोमेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कूटनीति क्या है, ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को किया जाना चाहिए, सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेशन के, दूसरे पॉलिटिकल टॉपिक्स पे ये बात करती है। इस बुक को डिस्कवर किया गया था 1909 में, ठीक है, और अब हमारे पास इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। इस बुक को कब डिस्कवर किया बेटा हमने? 1909 में, ठीक है, कब डिस्कवर किया? 1909 में, और आज हमारे पास इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंडिका को। इंडिका के राइटर थे मेगास्थनीज। ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे? ग्रीक। ये एम्बेसडर थे किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये एम्बेसडर थे। पर किसके एम्बेसडर थे बेटा? तो सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर के जो एम्बेसडर थे उनका नाम था मेगास्थनीज। ये किसके कोर्ट में रहे बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जिस टाइम में मगध को रूल कर रहे थे उस टाइम उनके कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर रह रहे थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, ठीक हुई बात। मेगास्थनीज किसके एम्बेसडर थे? तो सेल्यूकस निकेटर। अब एक रिलेशन इन दोनों में है, वो ध्यान से सुन लो। सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी जिसका नाम था हेलेना, उसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये थे फादर इन लॉ और ये थे सन इन लॉ, ठीक है। ससुर और दामाद का इन दोनों में रिलेशन था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ससुर जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? दामाद जी थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भैया ये सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो ये ग्रीक के रूलर थे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इंडिका के राइटर का नाम था मेगास्थनीज। ये किसके एम्बेसडर थे? सेल्यूकस निकेटर के। किसके कोर्ट में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। क्लियर है? चले आगे, चलो। और सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो ग्रीक रूलर थे। हमारे मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका। जो ओरिजिनल इंडिका थी बेटा वो तो हो गई लॉस्ट, ठीक है। और इंडिका में लिखा क्या था? जो भी मेगास्थनीज ने सुना, जो भी मेगास्थनीज ने देखा कहाँ पर? मगध में, उस सब को उठा के लिखा था अपनी बुक इंडिका में। ओरिजिनल इंडिका तो मिली नहीं हमें, पर इसके फ्रेगमेंट्स आज भी अवेलेबल हैं। इसकी राइटिंग्स में हमें मिल जाएंगे। बहुत सारे ग्रीक ऑथर्स हैं जिन्होंने इंडिका को आज तक जिंदा रखा है थ्रू देयर राइटिंग्स। तो मेगास्थनीज की जो ओरिजिनल इंडिका थी वो तो लॉस्ट हो गई, पर इसके जो फ्रेगमेंट्स थे वो अभी भी अवेलेबल हैं। किसकी राइटिंग्स में? स्ट्रैबो, एरियन, डियोडोस, इनकी राइटिंग में अभी भी हमें देखने को मिल जाएगा क्या कि भाई कैसी थी इंडिका, क्या क्या था उसमें इंडिका में। मेगास्थनीज रोट द फॉलोइंग अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ इन इंडिया। मेगास्थनीज ने क्या क्या लिखा वो देखेंगे। मेगास्थनीज कहते हैं कि वो ओकेशन, वो अवसर जब सम्राट लोगों के बीच में अपेयर होते थे तो उसे बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। ग्रैंड प्रोसेशन निकलता था, ठीक है। प्रोसेशन मतलब रैली निकलती थी। तो जैसे ही सम्राट अपनी प्रजा से मिलने आएंगे बहुत ही ग्रैंड प्रोसेशन निकलेगा,
उनके पास मतलब जो राजा होंगे वो किस में बैठे होंगे बेटा, गोल्डन प्लैंक्विन, मतलब इसका क्या मतलब होता है, पालकी, पालकी में बैठे होते थे राजा। बेटा ये जो पैलंक्विन वर्ड है इसका मतलब होता है पालकी, तो ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलंक्विन, सुनहरी या सोने की बनी हुई पैलंक्विन में ये आते थे। इनके जो गार्ड थे वो एलिफेंट राइड कर रहे होते थे, और जो एलिफेंट होते थे वो भी डेकोरेटेड होते थे गोल्ड और सिल्वर के साथ। पालकी बनी होती थी सोने की, ठीक है। जिन हाथियों पर गार्ड्स आते थे सम्राट की सेफ्टी के लिए, उन्हें भी डेकोरेट किया जाता था गोल्ड और सिल्वर से। बहुत सारे जो गार्ड थे वो ट्रीज, उनके पास पेड़ होते थे बेटा जिस पे बर्ड्स रह रही होती थी, इंक्लूडिंग द फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरेट्स। ट्रेन्ड पैरेट्स होते थे उन ट्रीज के ऊपर, सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, और जो एम्परर के आसपास ऐसे घूमते रहते थे। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वीमेन, और जो राजा होते थे, जो सम्राट होते थे, उनके आसपास आर्म्ड वीमेन रहती थीं, है ना, बहुत सारी औरतें रहती थी जिनके पास आर्म्स होते थे। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, और इन सम्राट को लगता था कि भाई कोई तो कोशिश हमेशा ही करता रह रहा है कि मुझे मारेगा। ही हैज़ अ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड, इनके खाने को ये खाएं उसके पहले सर्वेंट खाते थे। ये कभी सोते नहीं थे सेम बेडरूम में, 2 रात भी एक बेडरूम में नहीं सोते थे, अपने बेडरूम को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते थे। कुछ गार्ड्स के पास ट्रीज होते थे जिस पे लाइव बर्ड्स होती थी, जिंदा चिड़िया रहती थी। फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स रहते थे, ट्रेन्ड पैरट्स मतलब जिनको पहले सिखाया पढ़ाया गया हो, ये हमेशा राज एम्परर के सर के आसपास घूमते रहते थे। जो किंग होता था नॉर्मली उसके आसपास ट्रेन विमेन रहती थी, बहुत सारी औरतें रहती थी जो फुली आर्म्ड होंगी, ट्रेंड होंगी, ठीक है। और राजा को हमेशा डर लगता रहता था कि भाई कोई तो है जो मुझे मारेगा मारेगा मारेगा, आज नहीं तो कल मारेगा पर मारेगा। उनके पास स्पेशल सर्वेंट्स होते थे जो उनके खाने को पहले चखते थे फिर राजा खाना खाते थे। राजा कभी भी 2 रातों तक एक ही बेडरूम में नहीं सोते थे, वो अपने बेडरूम्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते थे, कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ कभी यहाँ। और किसके लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। फिर से ध्यान से सुनना कि जब ये जो गार्ड्स थे ये राजा के आसपास चलते थे तो उनके पास ट्रीज होते थे जिस पे लाइव बर्ड्स होते थे, फ्लॉक्स ऑफ ट्रेन पैरट्स होते थे, और ये जो पैरट्स होते थे ये राजा के सर के आसपास ऐसे घूमते रहते थे, सर्कल लगाते रहते थे। जो राजा था नॉर्मली आर्म्ड वीमेन उसको सेफ्टी देती थी, आर्म्ड वीमेन इसके आसपास रहती थी। उसे डर था कि भाई कल कोई मुझे मार ना दे, आज कोई मुझे मार ना दे, इसीलिए वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ चलता था। खाना भी पहले खुद नहीं खाता था, पहले एक सर्वेंट उसको टेस्ट करेगा फिर राजा खाएगा। और ये कभी भी 2 रातों के लिए भी एक बेडरूम में नहीं सोए। अब लिटरेरी सोर्सेज में हमने पढ़ लिया इंडिका को और अर्थशास्त्र को। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे अशोक के एडिक्स, ठीक है, वो एडिक्स जो अशोक के टाइम में बने। एडिक्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, शिलालेख। बड़े बड़े शिलाओं पर, बड़े बड़े पत्थरों पर रॉयल ऑर्डर्स लिखे जाते थे जिसको क्या कहा गया, एडिक्स, ठीक है। एक मिनट, अगर हम एडिक्ट की बात करें, शिलालेखों की बात करें, तो ये डिक्री थे, आदेश थे जिन्हें इशू किया था किसने, सोवरेन ने, संप्रभु। जैसे उस टाइम में सारी पावर किसके पास होती थी बेटा, अशोक के पास होती थी, तो अशोक जो भी ऑर्डर इशू करता था उसे लिख दिया जाता था शिलाओं पर। एन एडिक्ट ऑफ अशोकन फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अशोक के एडिक्ट्स। ये बहुत पुराने हैं, बेस्ट प्रिजर्व्ड हैं, प्रिसाइसली डेटेड रिकॉर्ड है, मतलब इनके ऊपर डेट्स भी लिखी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं और प्रिजर्व भी हैं, अब तक रखे हुए हैं, हम चाहें तो इन्हें अभी भी जाकर पढ़ सकते हैं, इनके ऊपर डेट्स लिखी हुई हैं। ये जो एडिक्ट्स थे, जो रॉयल ऑर्डर्स थे, इन्हें इंस्क्राइब किया गया था रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर। एडिक्ट्स को किसके ऊपर लिखा गया था बेटा, रॉक्स के ऊपर और पिलर्स के ऊपर, पूरी कंट्री में। 12 मेजर रॉक एडिक्ट हमें मिले हैं, 7 पिलर एडिक्ट मिले हैं, बहुत सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं।
7 पिलर एडिक्ट्स, मतलब पहले तो रॉक्स के ऊपर लिखा गया है, पिलर्स के ऊपर लिखा गया और फिर माइनर रॉक्स के ऊपर भी हमें एडिक्ट्स मिले हैं। जो इंस्क्रिप्शन है जो इन एडिक्ट्स के ऊपर लिखी गई है वो यूज़फुल इंसाइट देती है कि भैया लाइफ कैसी थी अशोक के टाइम में, प्रिंसिपल्स कैसे थे, ठीक है, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मौर्याज इन जनरल। तो अगर आपको मौर्य की हिस्ट्री को पता करना है तो आप अशोक के टाइम में जो एडिक्ट लिखे गए, जो रॉयल ऑर्डर लिखे गए, जो शिलालेख लिखे गए उन्हें भी पढ़ सकते हैं। 14 तो मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं, 7 आयरन के ऊपर मिले हैं, आयरन पिलर्स के ऊपर मिले हैं और बहुत सारे माइनर एडिक्ट्स भी मिले हैं जो हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे किसकी, मौर्यन डायनेस्टी। ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। तो शहबाजगढ़ी और मनसेरा को अगर हम छोड़ दें, जहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हुए हैं, जो एडिक्ट्स हमें मिले हैं, वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं बेटा, खारोस्टी। खारोस्टी कैसे लिखी जाती है, अरेबिक की तरह लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से लिखना चालू करोगे और इस साइड चलोगे। पर आज हम हिंदी कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखना चालू करते हैं और ऐसे चलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो शहबाजगढ़ी और मनसेरा में जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो एडिक्ट्स मिले हैं, वो खारोस्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, जो कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, अरेबिक की तरह। पर बाकी जितने भी हमें एडिक्ट्स मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट, जैसे आज की हिंदी, ठीक है। तो दो भाषाओं में, दो स्क्रिप्ट में, सॉरी भाषाओं में नहीं, दो स्क्रिप्ट में हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, एडिक्ट्स मिले हैं अशोक के, ब्राह्मी और खारोस्टी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खारोस्टी स्क्रिप्ट। अगर हम अशोक की लाइफ की बात करें तो अशोक के रीन की, अशोक जब रूल कर रहे थे उस टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका कॉन्क्वेस्ट था वो था कलिंग कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। कौन सा कॉन्क्वेस्ट, कलिंग कॉन्क्वेस्ट। बेटा कलिंग को जीतते टाइम जो वॉर चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, उसमें जो सफरिंग्स थी, जो एट्रोसिटीज़ थी, जो अत्याचार उनके ऊपर किए गए, लोग जिस तरीके से सफ़र कर रहे थे वो इनडिस्क्राइबेबल है, जिसको आप शब्दों में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। कलिंग वॉर ने डीपली टच किया अशोक को, अशोक के कंसाइन को, ठीक है। अशोक का जो कॉन्साइंस था, जो उसकी अंतरात्मा थी, उसको डीपली टच किया किसने, कलिंग वॉर ने। और फिर कलिंग वॉर के बाद उसने बोल दिया कि भाई अब फर्दर मैं कोई वॉर नहीं करूँगा। और कलिंग वॉर के बाद तो उसने क्या किया बेटा, प्रॉमिस ही ले लिया कि अब आगे कोई वॉर नहीं। ये जो वर्ड सॉलमन रिजॉल्व है, इसका मीनिंग होता है बेटा उन्होंने गंभीर संकल्प ले लिया कि भाई अब वो वॉर तो नहीं करेंगे। द वॉर ड्रम्स, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हिंदी में भेरी घोष कहा जाता है, ठीक है। तुम लोगों ने सुना होगा ना, जब महाभारत देखी होगी या कोई भी और एपिक देखा होगा तो उसमें वो ड्रम नहीं बजता है, ठीक है। जब हम युद्ध करने के पहले जाते हो ढम ढम ढम, वो वाला। तो जो वॉर ड्रम है, जिसे हम भेरी घोष भी कहते हैं, वो हमेशा के लिए साइलेंस हो गया, चुप हो गया, ठीक है। उसके बाद कभी भी युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, ठीक है। सिर्फ इकोज सुनी, तो वो किसकी, धम्म घोष की, ठीक है। नॉन वायलेंस, यूनिवर्सल पीस, ऐसी ही बातें उसके बाद अशोक ने की। धर्म से लोगों को जीतने की बात की और युद्ध से जीतना बंद कर दिया, ठीक है। तो भेरी घोष जो है वो बंद हो गया, इसके नादों को, युद्ध के नगाड़ों को किसी ने कभी नहीं सुना। फिर धम्म घोष आया, धम्म घोष मतलब धर्म से जीतना है, नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यूनिवर्सल पीस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। और ये जो वर्ड कॉन्साइंस है, इसका मीनिंग होता है बेटा आपका अंतःकरण, ठीक है, आपकी अंतरात्मा से जो आवाज़ आए, है ना, वो। अब बेटा नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट तो कर लिया अशोक ने, पर अब उसका अनुसरण भी करना था, लोगों से भी उसे फॉलो करवाना था और खुद भी फॉलो करना था। तो अशोक ने प्रोहिबिट किया, पूरी तरह मना कर दिया कि अब एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं होंगे। पहले क्या होता था, प्रीस्टली क्लास लोग अगर अपनी परेशानी उनके पास लेके जाते थे तो कहती थी इस जानवर की बलि दे दो, उस जानवर की बलि दे दो, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो अशोक ने पूरी तरह बंद करा दिया। एडवोकेटेड रेस्ट्रेंट इन द नंबर दैट ही हैड टू बी किल्ड फॉर कंजम्पशन। देखो आज भी हम लोग देखते हैं कुछ लोग मीट, पोर्क, बीफ,
चिकन ये सब खाते हैं, पर अशोक ने इन पे भी रोक लगा दी। कुछ जानवरों को प्रोटेक्ट किया। इन जनरल अशोक जो भी क्रुएलिटी होती थी एनिमल के अगेंस्ट में, उसे हमेशा कंडेम करते थे, उसकी आलोचना करते थे। अगर आपको ऐसे पढ़ना हो कि भाई अशोक ने सच में ऐसा किया कि नहीं, तो आपको एडिक्ट फर्स्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनिमल को प्रॉपर प्रोटेक्शन दी थी, उसके रेफरेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, रॉक एडिक्ट्स 1 फर्स्ट पर मिल जाएंगे, ठीक है। रॉक एडिक्ट 1 जब हम पढ़ेंगे तो हमें पूरी तरह पता चल जाएगा कि अशोक भैया इसके खिलाफ थे और उन्होंने प्रोटेक्शन भी दी है एनिमल्स को। बेटा ये जो रॉक एडिक्ट 1 है, इसका ट्रांसलेशन किसने किया है, जेम्स प्रिंसेप ने। वैसे तो ये किस में लिखा है आप लोगों को पता है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, पर इसका जो ट्रांसलेशन है वो किसने दिया हमें, जेम्स प्रिंसेप, जो इंग्लिश हिस्टोरियन थे। अब ये कह रहे हैं कि औपचारिक रूप से जहाँ राजा का भोजन बनता था, आप लोगों ने बहुत सारे एपिक में देखा होगा, बड़े बड़े कढ़ाइयों में बहुत बहुत सारा खाना राजाओं की फैमिली के लिए बनता था ना। तो राजाओं का जो भोजनालय था और जो मंदिर थे, उसमें बहुत सारे जानवरों की बलि दे दी जाती थी। कई सौ कई हजारों जानवरों को रोज फूड के लिए मार दिया जाता था। फिर भी हम देखते हैं कि बाहर जो लोग हैं वो भी एक जानवर दो जानवर को मार ही रहे हैं खाने के लिए, ठीक है। पर इस एडिक्ट में राजा ने घोषित कर दिया कि भाई आप एक भी जानवरों को खाने के लिए नहीं मारोगे, अपने भोजन के लिए किसी भी जानवर को नहीं मारोगे। बहुत खुशी के साथ ये बात बोली गई, लिखी गई कि अब एक सिंगल जानवर को भी नहीं मारा जाएगा काय के लिए, खाने के लिए। बेटा अब हम पढ़ेंगे सांची स्तूप को। ये एक इम्पॉर्टेंट सेमी स्पेरिकल सॉलिड डोम है, इस तरीके का है, जो बना है अनबर्न ब्रिक से, स्टोन से, बिना जलाई हुई, बिना पकाई हुई जो ईंटें हैं उनसे बना है, पत्थरों से बना है। ये बुद्धिस्ट स्तूप है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इट रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ बुद्ध। ये किसको दिखाता है, अध्यात्म को दिखाता है बुद्ध के, जिसमें रेलिक्स रखे गए हैं बुद्ध के, जैसे उनके हेयर, टीथ और बोन। तो अगर कोई पूछेगा सांची स्तूप के अंदर कौन से रेलिक्स मिलने वाले हैं, अवशेष मिलने वाले हैं बुद्ध के, तो हेयर, टीथ और बोन्स, ठीक है। एक बास्केट रखी हुई है और इस बास्केट में इन तीनों रेलिक को रखकर उसे डोम के बेस में रखा गया है। जो फाउंडेशन है सांची स्तूप का, उसे अशोक ने रखवाया था। भोपाल से ये 45 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल कहाँ की कैपिटल है बेटा, मध्य प्रदेश की। 4 गेटवेज हैं, देयर आर 4 गेटवेज इन 4 डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में एक एक गेटवे मिलेगा, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको सांची स्तूप। ये है सांची स्तूप, ये डोम शेप का है। इस तरीके से 4 गेट मिलेंगे, एक इसके पीछे मिलेगा, इसके जस्ट अपोजिट ये 2 यहाँ पर और मिलेंगे। और इसके अंदर रेलिक्स रखे गए हैं, जिसमें हेयर, टीथ और बोन है, किसकी, हमारे बुद्ध की। कहाँ पर है, भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। भोपाल से कितना किलोमीटर दूर है ये, 45 किलोमीटर दूर। 4 गेटवेज हैं और गेटवेज के ऊपर कार्व्ड पैनल्स हैं, जो बुद्ध के रिगार्ड्स में, बुद्ध की लाइफ के बारे में बताते हैं। बुद्ध की कुछ जो टेल्स हैं, स्टोरीज हैं। आप लोगों ने सुना होगा जातक कथाएं, तो जातक स्टोरीज हैं, टेल्स हैं, उन्हें कार्व किया गया पैनल्स के ऊपर। बुद्ध को रिप्रेजेंट किया सिंबल्स है, जैसे पीपल ट्री, पीपल का पेड़ है, लोटस है, कमल है और व्हील, लोटस और पीपल ट्री से रिप्रेजेंट किया गया है किसको, बुद्ध को। ये जो पिलर्स हैं बेटा, पिलर्स जो हैं उनके ऊपर मूर्तियां लगी हुई हैं, वो भी किसकी, शेर की, ठीक है। तो स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं हम पिलर को। उनके ऊपर बड़े बड़े शिखर्स हैं और उन शिखर्स के ऊपर मूर्तियां लगी हुई हैं, किसकी, लॉयन की, शेर की। मतलब जैसे ये पिलर होगा, इस पिलर के ऊपर शिखर पर यहाँ पे किसके स्कल्पचर बने हुए हैं, किसकी मूर्तियां हैं, शेर की। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस कैपिटल में है वो है लॉयन कैपिटल, क्योंकि लॉयन कैपिटल हमारा क्या है बेटा, एम्बलम है। इसमें 4 लॉयन, एशियाटिक लॉयन को दिखाया गया है, जो एक के पीछे एक बैठे हुए हैं, ठीक है। एक एलॉबरेट बेस है, जिसमें दूसरे एनिमल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 1915 में अडॉप्ट किया गया एज ऑफिशियल सिंबल, एम्बलम ऑफ इंडिया।
इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज कैपिटल्स इज लॉयन कैपिटल। ये एक स्कल्पचर है जिसमें आपको 4 एशियाटिक लॉयन मिलेंगे जो एक के पीछे एक बैठे हैं, और एक एलॉबरेट बेस है जिस पे दूसरे जानवर भी बैठे हैं। ये 1915 में ऑफिशियली हमारा क्या बन गया था, एम्बलम। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर को।